हेलो बच्चों, डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग डीकेटी की अपनी इस मुहिम की कड़ी के तहत अभी हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के ज्योग्राफी की। अपने इसकी पहली कड़ी में मैं खनिज जो हैं खनिज संसाधन हैं हमने उस पर चर्चा की थी, और जो उसी का जो अगला हिस्सा जो है वो ऊर्जा खनिजों का, और जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। तो मैं शुरू करूंगा। देखिए, हमने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सोलर या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, भूतापीय। अगर आप प्रकार के हिसाब से देखें या इनके रूपों को देखें तो ये सब के सब बिल्कुल ही अलग अलग तरीके इनके जो स्रोत हैं या फिर इनका जो भौतिक रूप है, या आप इनको जिस रूप में देखते हैं जानते हैं। अब कोयला आप में से हर किसी ने देखा होगा, और धूप भी आप में से हर किसी ने देखी होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो खनिज का नहीं है। यहाँ पर हमारा एक मतलब है, ये सब के सब बेसिकली एक चीज़, एक फैमिली के ही मेंबर हैं जिनसे हम ऊर्जा लेते हैं। अब ऊर्जा को समझने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाएं तो पैसा क्या है, लोग पैसे को लोग क्यों कहते हैं मनी पावर, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी एक काम के लिए नहीं कर सकते। आप उस पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, आप उस पैसे से फिल्म देख सकते हैं, आप उससे इलाज करवा सकते हैं, आप ज़मीन खरीद सकते हैं। यानी आपकी जो भी ज़रूरत होगी, पैसा आपसे ये नहीं पूछता कि आप मेरा क्या यूज़ करोगे, ये आपके ऊपर है। वैसे ही हम एक मनुष्य होने के नाते, एक समाज होने के नाते, हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं, हमारा जो अपना विकास का क्रम है, उसके लिए हम कोई भी काम करते हैं। आप ये समझ लें कि चाहे वो संसद भवन की बिजली बत्ती जलानी हो, या फिर आपके घर की कोई बड़ी स्टील फैक्ट्री चलानी हो, या कोई हवाई जहाज़ उड़ाना हो, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो हमें उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब सवाल है कि चूंकि काम अलग अलग हैं तो ऊर्जा के रूप जो हैं वो भी अलग अलग हैं। एक बेसिक चीज़ आपने बचपन के क्लासों में पढ़ा होगा कि ऊर्जा जो है वो अपना रूप परिवर्तन करती है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को अगर आप अभी ध्यान में रखेंगे तो आपको लग जाएगा कि क्यों इन तमाम चीज़ों में ये जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखती हैं, इनके बीच में भी एक कोई अपना कोरिलेशन है, एक तरह का गठबंधन है, और क्यों हम इन सबों का अध्ययन एक साथ करते हैं। तो अगर आप बेसिक तौर पर अगर आप कोई मतलब ऊर्जा को आप समझ रहे हैं तो आपको ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को जानना होगा। देखिए, ऊर्जा शुरू से ही जरूरी रही है हमारे लिए। जैसे जैसे तकनीक का हमारा विकास होता गया है, हम नित्य नए लंबे चलने वाले या अक्षय स्रोत या फिर नवीकरण यानी रिन्यूएबल जो होता है, हम वैसे स्रोतों की तरफ शिफ्ट करते गए। आज से 200 साल पहले जब आप कोयला जलाते थे तो आपकी चिंता ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ करती थी। तब आपकी चिंता जो है ओजोन लेयर में छेद होने की नहीं होती थी। तब उस समय ये नहीं सोचा जाता था कि ठीक है, हम जो ईंधन के रूप में लकड़ियों को इतना जला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो एक टाइम ये भी आएगा कि वनस्पति का आवरण हमारे धरती पर से घटने लगेगा। तो यही वजह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी आबादी बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, ऊर्जा के जो हमारे पुराने स्रोत थे जब वो घटते गए, तो हमें दूसरे सारे विकल्पों पर एक तो कि उनकी खोज करनी पड़ी, उनके बारे में सोचना पड़ा, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में हमें नीतियां बनानी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इनमें से बारी बारी से देखिए, जो सबसे कॉमन है कोयला। अब कोयला हम कहते हैं तो एक सामान्य बोध होता है। बेसिकली कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों साल पहले जो कोयला था वो वनस्पति के रूप में, वो खड़ा पेड़ों के रूप में था, फिर वो ज़मीन में दब गया, लंबे समय तक दबा रहा, हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था, और फिर जो है वो उसका रूप परिवर्तित हुआ और आज हमारे सामने कोयले के रूप में। लेकिन इस तरह में की जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई एक एकीक नियम ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ एक साथ खड़े थे, सारे पेड़ एक साथ दबे और सारे के सारे कोयला जो है वो धरती के एक साथ बन गए, और सबके साथ बिल्कुल सेम टेम्परेचर था, सबके साथ सेम प्रेशर था। तो ये एक मतलब मोटी प्रक्रिया हुई। अब
जो कोयला का जो विकास हुआ, मतलब जो खनिज के रूप में जो हमें मिलना शुरू हुआ, तो वो कई तरह की इसकी कई सारी क्वालिटी आती है। अब जैसे हम शुरुआत इसकी करते हैं पीट से। पीट को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद में मत पड़िएगा, कुछ लोग इसको कोयला मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आप यहाँ पर बेहतर है कि इसको कोयला मानने न मानने से ज़्यादा बेहतर है कि पीट को पीट के रूप में जाने। पीट का मतलब ये हुआ कि मतलब पार्शियली डिकम्पोज्ड कार्बन मास, यानी पेड़ पौधा वनस्पति जो भी है, जो भी हमारा बायोमास है, वो किसी जगह पर जमा होता है, वो अपघटित होता है, डिकम्पोज होता है। अगर वो प्रक्रिया अभी आधी अधूरी हो, वैसी ही स्थिति में अगर हम उसको देखें तो वो पीट जो है वही रूप है। आप कुछ ऐसे इलाकों की बात कीजिए जो दलदली हो, थोड़ा सा मार्सी हो, वहाँ पर नमी ज़्यादा हो, और जो एक साल में मान लीजिए कि जितना बायोमास वहाँ पर जनरेट हो रहा है, और एक साल में वहाँ पर जितना बायोमास डिकम्पोज हो रहा हो, यानी आमदनी और खर्च। अगर हम डिकम्पोजिशन को खर्च माने और बायोमास जनरेशन को अगर हम आमदनी माने, तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ खर्च कम हो, आमदनी ज़्यादा हो। तो वैसी जगहों पर जो पीट है, पीट का स्तर जो है वो काफ़ी विकसित मिलता है। भारत में पीट का उस तरह का लेयर थोड़ा कम है। विदेशों में आप देखेंगे, जैसे जर्मनी में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, वो पीट लैंड ही उसके नाम पर पीट लैंड बन गया है। काफ़ी एक्सटेंसिव इलाका होता है जहाँ पर आप उसको निकाल के और ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये पीट का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कभी होता रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर किया जाता है। उसकी वजह है कि इसका एक तो कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है कम है, ऊष्मा कम देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाकी दूसरे ईंधनों के अपेक्षा ज़्यादा देता है। तो पीट का महत्व जो है अब एक ईंधन के तौर पर बहुत ही कम है, आप कह सकते हैं घटता जा रहा है। धीरे धीरे हो सकता है इस्तेमाल से निकल भी जाए। पीट के बाद जब हम कोयले पर, असल कोयले की अगर हम बात पर आते हैं, तो इसमें आपका सबसे पहले देखिए कोयला क्या है, ये कार्बन का परसेंटेज है। ये तमाम चीज़ें, कोयले के जितने भी भेद हैं, ये सब के सब कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। पीट जो है वो 20 या 20 से लेस देन 20। पीट के बाद की जो स्थिति आती है वो आप लोग कभी सुने होंगे कई बार, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है अब 20 से 35-40% इसमें कार्बन कंसंट्रेशन होता है। इसमें नमी की मात्रा, जाहिर है पीट में नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा तो होती है बट पीट से कम होती है। इसमें मतलब पार्शियली डिकम्पोज स्थिति नहीं होती है, ये अपने आप में एक कोयला के रूप में आ चुका होता है, लेकिन इसमें नमी ज़्यादा होती है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू पीट से ज़्यादा, बाकी और दूसरे तरह के कोयले से कम होता है। तो ये इसका जो कलर है वो आप देखिएगा थोड़ा सा ब्राउन वाइट टाइप का लगेगा, इसलिए इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। लिग्नाइट का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो एक नाम आना चाहिए वो है नेवेली। नेवेली तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है। नेवेली लिग्नाइट अपने आप में एक अलग यूनिट है जो लिग्नाइट कोल का इस्तेमाल करके, मतलब लिग्नाइट का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। तो ये इसका एक जो है वो ये हुआ। अब लिग्नाइट के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है बिटुमिनस। माफ़ी चाहूँगा, मेरी हैंडराइटिंग बेहद ख़राब है, आप इसके लिए किताबों का हमेशा संपर्क करेंगे। बिटुमिनस देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आता है, और अगर कहें तो सबसे काम की चीज़ वो बिटुमिनस है। जो हमारे यहाँ जितना भी मेटलर्जिकल यूज़ होता है, यानी कि आयरन एंड स्टील में हो या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में हो, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये उच्च ताप देते हैं, सॉफ्ट होते हैं, काला लेकिन चमकीला। बेसिकली इसमें विटामिन का इंग्रेडिएंट्स जो है परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। विटामिन असफाल्ट, वही जैसे कोलतार सड़कें बनती हैं, ये वही चीज़ हुआ। ये कुछ ज़्यादा एकदम बिल्कुल ही ब्लैक होगा लेकिन सॉफ्ट होता है। तो हमारे यहाँ जो इस देश में जो कोयला पाया जाता है उसमें से ज़्यादातर जो है वो विटामिन का निक्षेप है। और जो सबसे आखिर में आता है वो है एंथ्रासाइट। इसको हम लोग हार्ड कोल भी कहते हैं। इंडिया में एंथ्रासाइट आप कह सकते हैं नगण्य है, थोड़ा बहुत कहीं मिलता है, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी ये हार्ड कोल होता है।
और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा, कार्बन परसेंटेज इसमें आप ये सोचिए कि कई बार 98% तक होता है, जबकि ये जो स्थिति आती है इसमें 80% तक कार्बन परसेंटेज होता है। तो ये तो हो गए कोयले के प्रकार। अब अगर हम इसको अपने देश में देखें तो हमारे देश में बेसिकली दो तरह के कोयले का ये मिलता है। एक हम लोग कहते हैं गोंडवाना टाइम का, गोंडवाना पीरियड का जो कोयला का निक्षेप है। दूसरा जो है वो कहा जाता है टर्शियरी। गोंडवाना वो अपने नाम से ही ये है, गोंडवाना लैंड आप याद रखिएगा जब आप भारत की मतलब धरती की जब आप भूगर्भीय और ये इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जिसमें पैंजिया, पैंथालासा, टेथिसी, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये जो कहानियाँ आएंगी मोटे तौर पर याद रखने के लिए आप जुरासिक पार्क अगर आप फिल्म देखे होंगे तो उस काल के आसपास जो इलाका का जो इरा पड़ता है करीब 20 से 25 करोड़ साल, वो गोंडवाना काल कहलाया। तो बेसिकली इसके पहले एक युग हुआ था कार्बोनिफेरस, तो माना जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर वनस्पति के आवरण थे। कार्बोनिफेरस में जो दबे वही आज हम लोगों के लिए इतने बड़े कोल निक्षेप के रूप में मिल रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये गोंडवाना जो एज के हैं, इसका अगर आप देखिए विस्तार तो ये प्रचुर मात्रा में ये जो सारा हमारे पास बिटुमिनस है वो उसी गोंडवाना एज का है। इसका सबसे बड़ा जो निक्षेप है, आपको सबसे पहले तो दामोदर घाटी आप नक्शे पर देख लीजिएगा, झारखंड बंगाल का जो बिल्कुल मिला हुआ इलाका है, उसमें झरिया, बोकारो, रानीगंज, कर्णपुरा, ये जो पूरा इलाका है, गिरिडीह, वो सब के सब जो हैं वो इस कोल बेल्ट में आते हैं। फिर आप उसके नीचे आइए तो महानदी, गोदावरी, वर्धा घाटी, ये जो हैं सब के सब जो हैं वो गोंडवाना एज के हमारे निक्षेप हैं। जो दूसरा हमारे पास मिलता है वो है टर्शियरी। टर्शियरी यानी कि तीसरा युग जो हम लोग मानते हैं, कल्प जो मानते हैं बंटवारा में धरती के इतिहास में, वो रिलेटिवली काफ़ी नया है। ये 55 से 60 लाख साल पहले का इनका जो निक्षेप है वो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, वहाँ पर जो कोयले मिलते हैं, जाहिर है उनके कोयले की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उनमें कार्बन का जो ये है कंसंट्रेशन है वो कम है और कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है उनका कम मिलता है। तो अब ये हमारा ऊर्जा के स्रोत हैं। जो कोयला है, आप जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी हमारी स्टील इंडस्ट्री है या और भी जो दूसरी चीज़ें हैं जहां भी हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ा यूज़ कि जो हमारा थर्मल पावर है, थर्मल पावर में कोयला जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब अगर आप कोयले की प्रॉपर्टी पर जाएं तो देखें कि ये एक बेहद बल्कि, भारी और ढोने में अनुपयुक्त एक सामग्री है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी ऐसा यूनिट अगर बिठाएंगे जिसके लिए कोयला ज़रूरी हो, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि खान यहाँ हो और हम इसका इस्तेमाल यहाँ कर रहे हो, तो ये कोयला जैसी भारी चीज़ को आपको ढोने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो परिवहन लागत है वो आएगी, और फाइनली जो हम यूज़ करेंगे इस सब का प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी आप इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी या इन चीज़ों के बारे में आप देखेंगे तो जितने भी ताप बिजली घर होते हैं, जितने भी थर्मल यूनिट्स होते हैं, वो सब के सब जो हैं वो कोल फील्ड्स के नज़दीक या बिल्कुल कोल फील्ड्स में ही होते हैं, चाहे वो ओबरा हो, चाहे कोरबा हो, चाहे सिंगरौली हो। आप इस तरह के देखिएगा तो एकदम बिल्कुल कोल फील्ड से सटे, ताकि बहुत ज़्यादा दूर से कोयला ना लाना पड़े। अब अगर मान लीजिए कि किसी खास वजह से अगर हम किसी यूनिट को थोड़ा दूर रखते हैं तो आप देखिएगा उसके लिए रेलगाड़ियों का तांता, जो मालगाड़ी पर जो है वो कोयले की ढुलाई सबसे पहले सुनिश्चित की जाती है। तो ये हुआ हमारा कोयला। अब एक दूसरी स्थिति आती है पेट्रोलियम। इनफैक्ट दोनों एक ही फैमिली से मिलते जुलते हैं, ये भी जीवाश्म ईंधन है। ये हम जो पेट्रोलियम है अपने देश में वो टर्शियरी काल के जितने भी, अब सवाल है कि पेट्रोलियम कैसे मिलता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धरती की बनावट में जाना होगा। आप धरती के हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, आप उसकी किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में आपको ये वलय हैं, ये अलग अलग तरीके की चट्टानें हैं। मान लीजिए कि ये अपारगम्य है, यानी
नॉन पोरस है, जिसको पार नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है, इसको फिर नहीं किया जा सकता। और इसी तरह के संस्तर होते हैं जो हमारे चट्टानी लेयर में होते हैं। तो इस तरह के इन्हें वलय कहते हैं, फोल्ड हैं, यानी तो फॉल्ट भ्रंश, जहाँ पर ये लेयर जाकर के कहीं पर टूट रहा हो, मुड़ गया हो प्रेशर की वजह से। तो इन मोड़ों पर आप देखेंगे तो जो हमारे ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये दोनों तकरीबन एक साथ एक जैसी स्थिति में मिलते हैं। जाहिर है कि ये तरल है तो ये नीचे हो जाएगा। इस तरह के जब भी हमारे पास कोई ट्रैप आता है तो यहाँ पर पता चला कि ये पेट्रोलियम हो गया, और ये जो ऊपर का हिस्सा हो गया ये नेचुरल गैस हो गया। ये जो पोरस चट्टानें हैं वो आमतौर पर या तो लाइमस्टोन होती हैं, नहीं तो सैंडस्टोन होती हैं। जो नीचे का अपारगम जो एक तरह से पेंदे का काम करता है, जो इसको भागने नहीं देता, वो क्लेई चट्टानें होती हैं, शैल वगैरह, जो इसको रोक करके रखती हैं। अब आप यहाँ पर ऊपर से जब आप ड्रिल करते हैं तो देखेंगे कि अलग अलग लेयर पर जब आप ये ड्रिल करेंगे तो आपको गैस मिल जाएगी, जब आप यहाँ पर ड्रिल करेंगे तो आपको तेल मिल जाएगा। हो सकता है नीचे अगर पानी होगा तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सबसे नीचे आपको पानी मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों के भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए ये एक खास इलाका है इनका, प्रायद्वीपीय भारत के कोने पर ही जो ये दो हिस्से हैं। जैसे तेल जो है वो सबसे पहले असम में दिग्बोई के पास वहाँ पर मिला। उसके अलावा जो बाद के है ये खंबात की खाड़ी हुई, अंकलेश्वर हुआ, ये जो पूरा है हमारा वो ऑयल बेल्ट है यहाँ का। फिर यहाँ पर बॉम्बे हाई का लोकेशन याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो समुद्र से काफ़ी दूर है, पश्चिम तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो है ये हमारा केजी बेसिन का जो इलाका है, कावेरी गोदावरी बेसिन, ये हाल में पता लगा यहाँ पर गैस के विशाल भंडार मिले हैं। उसके अलावा अंडमान निकोबार जो है वो इलाका है। तो आप ये जो 3-4 इलाके हैं उनको पहचान लें, और ये जो दोनों हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोनों के इस्तेमाल अलग अलग हैं। अब देखिए पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे यहाँ उतना नहीं होता कि हम अपने देश की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। दूसरी चीज़ है कि पेट्रोलियम के इस्तेमाल में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बदलाव लाया है। जब शुरुआत हुई थी पेट्रोलियम की तो सिर्फ रोशनी के लिए जलाया जाता था, बाकी चीज़ें फेंक दी जाती थी। आज के जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो जीरो रेसिड्यू पे चलते हैं, यानी जितना कच्चा तेल आया विदेशों से हमने उसके एक एक बूंद का इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी उसमें से जरा भी चीज़ जो है वो बर्बाद नहीं होती। बेसिक चीज़ आपको पेट्रोलियम के बारे में पता होगा कि हम उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, और नीचे से जो भी ज़्यादा से लेकर के कम घनत्व तक की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिटुमिन हो, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, एयर फ्यूल हो, उसके अलावा स्पिरिट हो, दवाएं हो, बहुत तरह के जो हमारे आजकल कृत्रिम जो रेसे आते हैं, सिंथेटिक्स, वो आते हैं, मेडिसिन में उनका यूज़ होता है, लुब्रिकेंट्स में उनका यूज़ होता है। तो एक पूरी चेन है, पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल की कोई ये नहीं है। यही वजह है कि जब आप देखेंगे कि अब पहले स्थिति ये होती थी कि हम पेट्रोलियम के जो रिफाइनरी होती थी हम उसको मार्केट के करीब ले आते थे कि मार्केट तक, मतलब वहाँ से परिवहन जो है उस पर कम पड़ेगा, हम कहीं से भी कच्चा माल जो है रिफाइनरी तक ला दें, फिर वहाँ पर तेल शोधन होगा और वहाँ से फिर तेल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हम इसका इंपोर्ट करते हैं, तो अब रिफाइनरी को, चाहे वो मुंद्रा हो या फिर आपका पारादीप हो, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अब आप देखेंगे कि वो कोस्टल एरिया जो है वो पसंद किया जाता है। कोस्टल एरिया में रिफाइनरी जो है ये ट्रेंड चेंज कर गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बड़े बड़े टैंकर से तेल आए, वहीं रिफाइनरी में गया, वहीं पर जो है वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में आ गया। अब इसको बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक शिफ्ट इन नेचर है अगर हम इसकी बात करें तो। वैसे ही जब आप प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की बात करते हैं, इसका कार्बन इमिशन लो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। आजकल देख ही रहे हैं सीएनजी, जब इसको हम कंप्रेस कर देते हैं तो ये हमारे वाहनों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राकृतिक गैस के साथ एक तो कि ये सस्ता पड़ता है, सेफ है, स्वच्छ ईंधन है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके में जो एक हमारा कांस्टेंट आता है वो है इसकी ढुलाई। अब आप इसको सिलेंडरों के जरिए या फिर बड़े सुरक्षित टैंकरों के जरिए, चूँकि हाई प्रेशर पर ये चलते हैं, उन सबको आपको इंश्योर करना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक काट है कि अगर आपने एक बार पूंजी लगाकर
और आपने पाइपलाइन बिछा दी, उसके बाद से ये सबसे आसान साधनों में से एक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HPJ जो है वो एक तरह से कहें तो सबसे बड़ी लाइन हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, जो मतलब आप ये सोचें कि गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, यूपी और इधर दिल्ली के आसपास की जितनी भी तमाम उर्वरक फैक्ट्री हों या जो अन्य दूसरे जो उद्योग लगे हुए हैं उनको गैस की जो है वो सप्लाई देता है। फिर अब एक जो और गैस पाइपलाइन है उसको बरौनी से कानपुर जोड़ दिया गया, कानपुर से दिल्ली को जोड़ा जा रहा है। अभी हाल में ही एक और पाइपलाइन की जो है वो रसोई गैस के लिए है, जो गोरखपुर और गुजरात को, जामनगर को जोड़ रही है। तो ये जो लाइनें होती हैं ये लागत जरूर लगती है गैस पाइपलाइनों को बिछाने में, लेकिन एक बार अगर वो चीज़ तैयार हो जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म काम देता है, उसका मेंटेनेंस भी कम होता है, वो सुरक्षित होता है और जो टोटल लागत है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से अब हम अगर यहाँ तक समझ पाए हैं तो अब हम बात करेंगे, जैसे देखिए जल और ताप विद्युत को, इसमें एक मोटे तौर पर एक चीज़ को याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने बचपन में उस फैराडे के नियम को पढ़ा है कि अगर कोई मैग्नेट के चारों तरफ हम कोई कंडक्टर वायर को अगर हम घुमाते हैं या कंडक्टर का जो कॉइल हो वो बीच में हो उसके चारों तरफ, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मूव कर रही है, एक स्थिर है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उससे बिजली निकलती है। इनफैक्ट वही जो चीज़ है वो टरबाइन है। अब सवाल है, यानी आप ऐसे किसी भी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें दो चीज़ें हों अलग अलग स्थिति में, एक मैग्नेट हो और एक उसके चारों तरफ कॉइल हो। अब सवाल है कि या तो हम इसको स्थिर रखें, इसको घुमा दें, या इसको स्थिर रखें, इसको घुमा दें। बिजली दोनों ही स्थिति में निकलेगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसको घुमाएगा कौन, क्योंकि घुमाने के लिए ताकत चाहिए। अगर आप चाहें तो आप भी घुमा सकते हैं। पुराने ज़माने में हम लोग तो अपने टाइम में घुमाया करते थे। आप देखेंगे साइकिल जो होती थी, साइकिल में वो लाइट होती थी, एक बटन को पुश करना होता था, उसका से यही होता था कि साइकिल थोड़ी सी कड़ी चलती थी, पिछले टायर से उसका डायनामो जुड़ जाता था। तो कुल मिलाकर के क्रिया यही है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो टरबाइन है उसको हम कैसे घुमाएंगे। इसको घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं कि जिसके पास ताकत होगी वो घुमाएगा। पहली ताकत पानी में है। हम किसी ऐसी स्थिति की बात कर लें कि जैसे बहता हुआ जल हो, अगर अब सवाल है कि बहता हुआ जल है, उसका मास कितना है और उसकी रफ्तार क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, ये दोनों ही तय करेंगे कि उस पूरे वाटर वॉल्यूम में काम करने की कितनी क्षमता है। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम जो बांध बनाते हैं, जो भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, उसमें हम बांध बना करके पानी ऊपर रख लिया, गेट खोला, ऊपर से पानी नीचे गिरा, यहाँ पर टरबाइन लगे हुए हैं, उस टरबाइन को घुमा रहा है। तो जितने भी हमारे हाइडल पावर सिस्टम होते हैं उनका बेस यही है कि इसको घुमाने का काम, गिरता हुआ मतलब जो वाटर है उसका मोमेंटम जो है वो उसको घुमाता है और हम इससे बिजली निकाल लेते हैं। ये टरबाइन हमेशा घूमता रहे, ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर डैम बनाते हैं। इस काम को हम दूसरी स्थिति में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको घुमाने से मतलब है। हम ऐसा करें कि हम कोई एक बॉयलर लें और बॉयलर में हम पानी भर दें और उस बॉयलर को हम कोयला जला करके गर्म करें। उससे जो स्टीम, जो भाप बन रहा है, वो जो भाप ऊर्जा है, आपने कोयले वाली ट्रेन या इंजन आपने देखा होगा, वो जो सबसे सिंपल सिस्टम होता था। अब बॉयलर से जो स्टीम है वो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है तो वो उस पिस्टन को आगे पीछे कर सकता है। फिर हम उस चीज़ को इसमें इस्तेमाल करके हमने इस टरबाइन को घुमा लिया और बिजली निकाल दिया। इनफैक्ट हम एटॉमिक पावर में भी वही काम करते हैं कि उस टरबाइन को घुमाने के लिए हमें ताकत कहाँ से आएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग है टरबाइन को घुमाने की, और जो घुमा रहा है, जिसकी ताकत लग रही है, हम उसी के नाम पर बांटते हैं कि हम उसको जल विद्युत कहेंगे, हम उसको ताप विद्युत कहेंगे, या हम उसको परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय विद्युत कहेंगे, बस। लेकिन तीनों ही स्थिति में टरबाइन घूमती है। जहाँ नहीं घूमती है वो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं, वहाँ पर बताएंगे। उसमें भी सिर्फ एक सोलर ही आप कह लें जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस्तेमाल नहीं होता है। अदरवाइज बिजली बनाने का जो बेसिक्स है वो वही है। तो अब जो जल विद्युत है उसके लिए हमारे देश में जो भी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, भाखड़ा नंगल हो, DVC हो, तो ये जो है इस तरह की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो इसीलिए बनाई गई थी या बनाई गई हैं, कहिए कि
हम उससे बड़े पैमाने पर बिजली निकाल सकें और उसका जो इस्तेमाल है वो हम औद्योगिक विकास में करें। इसके बहुत सारे पहलू हैं। फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं, बड़े वाले में बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, उसका विरोध भी होता है, पर्यावरण पर असर भी होता है। तो आजकल छोटे छोटे जो है स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन भी जो हैं जहाँ होता है, ताकि वो क्षेत्रीय इस्तेमाल में आ सके, उपभोग में आ सके, वहाँ से बनी बिजली वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो ताप विद्युत है उसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। इन दोनों से जुड़ी दो संस्थाएं हैं देश की, आपको पता होनी चाहिए। एनएचपीसी नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, इससे जुड़ी है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आपको इन दोनों के नाम आप देखते होंगे। एनटीपीसी के प्लांट जो हैं वो हर जगह, मतलब हर जगह तो नहीं, 300 से ज़्यादा इसके कम से कम यूनिट्स हैं अपने इस देश में। परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको जगह पता होनी चाहिए। देखिए, परमाणु ऊर्जा के साथ जो है इसमें जो खनिज इस्तेमाल होते हैं वो इनफैक्ट यूरेनियम है, थोरियम है। थोरियम जो है वो हमारे केरल, यूरेनियम सबसे पहले अगर हम बात करें तो जादूगोड़ा झारखंड में और फिर राजस्थान में। और जो थोरियम है वो केरल का एक तट है, वो कोवलम तट, उसका जो बालू है उसमें मोनोजाइट मिलता है, मोनोजाइट से थोरियम निकलता है। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो परमाणु ऊर्जा के तौर पर करते हैं। वो नाभिकीय विखंडन, वो ज्योग्राफी से थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। यहाँ पर भी स्थिति यही समझिए कि नाभिकीय विखंडन के बाद जो ताप निकलता है, हम उस ताप से स्टीम क्रिएट करते हैं और फिर उन चीज़ों से हम टरबाइन घुमाते हैं और हम बिजली निकालते हैं। ये सारे जो हैं रिलेटिवली, अगर हम कहें, अगर हम ताप को थोड़ा छोड़ दें तो चाहे वो जल विद्युत हो, परमाणु ऊर्जा हो, ये जो दोनों हैं इनमें पर्यावरण प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कम होता है। परमाणु ऊर्जा का एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो जहाँ पर विखंडन होता है, मतलब जो उसका चैम्बर है वो काफ़ी गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए, उस पूरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, बट करीब 80 लाख गैलन वालन पर डे शायद उतने पानी की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी एटॉमिक रिएक्टर होगा वहाँ पर पानी का स्रोत होगा। चाहे आप नरोरा में देख लें, वहाँ पर गंग नहर है, बुलंदशहर के पास यूपी में। बाकी आप कैगा में महाराष्ट्र में भी है, जो कुदानकुलम है समुद्र के ही किनारे है। जो रैप्स है रावत भाटा वाला, वो वहाँ पर भी डैम है, नाम भूल रहे हैं अभी। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास बड़े जल स्रोत होंगे वहीं वहीं पर जो है वो न्यूक्लियर यूनिट बिठाए जाएंगे, और ये बेहतर माना जा रहा है। हालांकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, हम उनमें नहीं जाना चाहेंगे। अभी हम ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं। अब अगर हम नए में बात करें तो उसमें सोलर माना जाता है कि ये अभी तक का बेहतरीन और मोस्ट वायबल है, क्योंकि जब से सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का आविष्कार हुआ है हम सूरज की किरणों को सीधे विद्युत में बदल सकते हैं। अब भारत में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है, क्योंकि हम उपोष्ण कटिबंधीय इसमें ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। सालों भर सूरज जो है आसमान में दिखता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो एक तरह से ये एक कुदरती रिसोर्स है जो हमें अवेलेबल है। अब आप देखिए कि जैसे माधोपुर राजस्थान में, वहाँ पर एक यूनिट जो है वो सारे दूध के जो भी बड़े बड़े बर्तन आते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पठारी इलाके हैं, आजकल घरों में भी, हाउस होल्ड में भी छोटे छोटे सोलर यूनिट्स को इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम स्वच्छ ऊर्जा जो है उसका इस्तेमाल कर पाएँ। अगर आप सोलर के बाद देखें तो नए जिसमें भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ प्रगति है वो है विंड एनर्जी। विंड टर्बाइन में भी वही स्थिति। आप एक बार फिर से टर्बाइन पे चले जाते हैं, जहाँ पर वैसे इलाके जहाँ पर मान लीजिए कि एक्सटेंसिव खुला एरिया है, जहाँ पर हवाएं चलती हैं, साल में ज़्यादा दिनों तक चलती हैं, बीच में कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं है, तो उनकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है। इसके कारण हवाओं में वो ताकत होती है कि आपके टर्बाइन के जो पंखे हैं वो उनको घुमा सके, और ये पंखे घूमेंगे और उससे बिजली निकलेगी और फिर हम उसको नेशनल ग्रिड में जोड़ते हैं। तो ये अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो इसमें तमिलनाडु सबसे अच्छी स्थिति में है। मदुरई से नागरकोइल तक वो पूरा एक्सटेंसिव जो है वो विंड एनर्जी पार्क है। उसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इसमें काफ़ी स्कोप है। इसके साथ देखिए, कुल याद रखिएगा कि सोलर में पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा इसमें भी ज़्यादा लगता है। इसमें ज़्यादा पैसा लगने की जो वजह होती है कि खुले में एक्सपोजर होता है इन दोनों ही सिस्टम्स का।
तो मतलब मेंटेनेंस ऐसे मेटल का बनना होना चाहिए कि ये नहीं पता चला कि हमारे विंड टरबाइन की जो पत्ती है उसी में जंग लग गया। तो वो खास तरह की चीज़ों को होते हैं, आमतौर पर कार्बन कंपोजिट वगैरह का यूज़ किया जाता है जो थोड़ी हल्की हो, मजबूत हो। वो थोड़ा सा ऊपर जाने पर उस बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें पूंजी भी है। हाँ, ये दोनों लो मेंटेनेंस जरूर पड़ती है। तीसरी एक और चीज़ है सागरीय तरंगे से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप जैसे किसी ऐसे तटीय इलाके की कल्पना करें जहाँ कुछ समुद्र ऐसे भीतर तक घुसा हुआ, ये पानी है, ये मान लीजिए कि ज़मीन है, ज्वार आया तो पानी का जल स्तर बढ़ा, जैसे ही जल स्तर बढ़ता है हम यहाँ पर एक गेट लॉक लगा देते हैं। अब जो बढ़ा हुआ पानी है वो अंदर आ गया, हमने उसको रोक लिया एक बांध की तरह, और फिर जब इधर का वाटर लेवल कम होता है हम इस गेट को अपने ज़रूरत के हिसाब से खोलते हैं और इस पानी से टरबाइन चलाते हैं और उससे बिजली निकाल लेते हैं। वैसे ही भूतापीय जो है, ये सब के सब देख रहे हैं कि हम इनसे बहुत बड़े पैमाने पर बिजली नहीं निकालते, लेकिन ये ऑप्शन है, नए छोटे छोटे ऑप्शन हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश के एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो आपका भूतापीय हुआ, इसमें स्थिति होती है कि ये भी ज़मीन के बनावट से जुड़ी चीज़ है। हमने अभी ज़मीन के भीतरी बनावट यानी लेयर्स की बात की थी। आप किसी ऐसे जगह की बात कीजिए, आपको पता होगा कि जब आप चट्टानों की बनावट वगैरह पढ़ते होंगे तो कई बार ऐसी जगह आती हैं कि नीचे से जो मैग्मा निकला, वो मैग्मा काफ़ी गर्म कोई पिंड है, कोई बैथोलिथ टाइप की चीज़ है। यानी आप ये सोचिए कि ज़मीन के संस्तर के नीचे कोई गर्म दहकता हुआ पहाड़ हो। वैसी स्थिति में यहाँ से ऊपर से बारिश हो रही है, ये बारिश का पानी किसी तरह से यहाँ जा रहा है, इसके टेम्परेचर से ये पानी गर्म होता है, स्टीम में तब्दील होता है और फिर ऊपर भागता है और किसी दरार से यहाँ से निकल रहा है। तो गर्म पानी के चश्मे जहाँ से अंदर से स्टीम वगैरह आती है, हम वहाँ पर भी इस एनर्जी को टैप करते हैं और फिर हम उससे बिजली बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर हम बनाते बिजली ही हैं, हम उसके लिए अलग अलग स्रोत तलाशते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बेहतर विकल्प है। और ख़ासकर आज के टाइम में जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, जब हमारी चिंता सिर्फ यही नहीं है कि मेरा काम हो जाए, जब हमारी चिंता ये है कि प्रदूषण ना हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये, चूँकि ये सब के सब जो ऊपर वाले आप ये देख रहे हैं ये सब खत्म होने वाले रिसोर्स हैं। हमारे रिसोर्स जो हैं वो पहले खत्म ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ा जा सके। तो वैसी स्थिति में ऊर्जा संरक्षण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करें। हम ये देखें कि हम पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हम उसके बेहतर विकल्प की तलाश करें और हमेशा नई टेक्नोलॉजी लगाएं जो सस्टेनेबल हो और हम जो लागत है वो कम आए। तो ये आपके ऊर्जा के एक तरह से कहें तो कुल मिलाकर जो है मोटे तौर पर ये सारे पहलू बसते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप इसमें से किसी चीज़ के बारे में कोई ख़ास जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर देंगे। थैंक यू।